हेलो बच्चों, हम रिलेशन एंड फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी थ्योरीज थी, सारे डिटेल में डिस्कस की हैं। डोमेन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, रेंज पे सेपरेट वीडियो बनाई है, और अब लास्ट में सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरे पास PDF है हर बार की तरह, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx। दो रिलेशन गिवन है fx एंड gx, सो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि जो fx है वो तो फंक्शन है। जैसे क्वेश्चन में fx, एक रिलेशन fx गिवन है इस तरह से, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कब? जब x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। जब x इस इंटरवल में है उस केस में fx एक्स स्क्वायर है। जब fx 3x है, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10। ये रिलेशन fx गिवन है। सिमिलरली gx की बात करें, gx यहां लिख रहा हूं मैं क्योंकि जगह कम है, gx, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं इसे, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, 1 बाय 1। gx एक दूसरा रिलेशन गिवन है इसी तरह से ही, gx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। जब x लाइक करे इस इंटरवल में 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। gx इक्वल्स टू 3x, कब? जब x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। इतनी थ्योरी, इतनी क्वेश्चन, इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। fx इज दिस, gx इज दिस। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूफ करो fx तो फंक्शन है और gx फंक्शन नहीं है। fx तो फंक्शन है, gx फंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन में गिवन था, तो fx को देखते हैं सबसे पहले। fx को देखते हैं सबसे पहले, तो देखो मैं ये मिटा दूं, पहले fx को देखेंगे। fx गिवन है ये, देखो ये इंटरवल है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 3। इस इंटरवल का मीनिंग यही है। ऐसे इसे लिख सकता हूं क्लोज्ड 3 से 10। ठीक है, देखो यहां रखना, जो इनपुट 3 है वो इस इंटरवल को भी बिलोंग कर रही है और इनपुट 3 इस इंटरवल को भी बिलोंग कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट 3 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। इनपुट 3 पे फंक्शन ब्रेक है। 0 to 3 फंक्शन है एक्स स्क्वायर, फिर 3 to 10 फंक्शन है 3x। तो 3 पे फंक्शन हो रहा ब्रेक। तो पहले इसे डेप्थ में एनालाइज करते हैं, क्या मतलब हुआ इन बातों का। डेप्थ में करते हैं एनालाइज। जैसे देखो, अगर पुट x इक्वल्स टू 0, इनपुट 0 से स्टार्ट है, 0 to 10 जा रही है इनपुट, लेकिन फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा है। फंक्शन 3 पे ब्रेक है। पुट x इक्वल्स टू 0, इनपुट 0 पुट कर रहा हूं मैं, तो इसके इसमें f ऑफ 0, बताओ कौन सा फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा ना, क्योंकि जब इनपुट 0 से 3 है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ऑर्डर्ड पेयर निकालूं, इनपुट डाली थी हमने 0 और आउटपुट भी आई 0, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा। सिमिलरली पुट x इक्वल्स टू 1, अगर 1 पुट करें, इस केस में f ऑफ 1 की वैल्यू निकालें, f ऑफ 1 होगा इनपुट 0 to 3 फंक्शन एक्स स्क्वायर ही होगा, यानी कि इनपुट 1 डाली है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट डाली है 1, आउटपुट भी 1 आई है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन fx में है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 इनपुट हम डालें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ 2, देखो अभी भी इनपुट 2 है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आउटपुट आई 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर इनपुट 2 आउटपुट 4। इसी तरह से जब x इक्वल टू 3 डालेंगे इनपुट, अब याद रखना x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 इनपुट डाला है, तो जब इनपुट 3 है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर के बराबर भी होगा। जब इनपुट 3 है तो देखो यहाँ भी क्लोज इंटरवल है,
तो इनपुट जब यहाँ 3 है तो फंक्शन 3x के बराबर है। इस केस में फंक्शन अगर हम इनपुट 3 डालें तो f ऑफ 3 यहाँ से निकालेंगे 3 का स्क्वायर बराबर 9, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर इनपुट डाली 3, आउटपुट आई 9। ठीक है, अब दूसरे के केस में अगर हम इनपुट 3 डालें इसमें तो 3 × 3 आउटपुट अभी भी 9 आई है, मतलब इनपुट हमने 3 डाली और आउटपुट आई है 9, यानी कि ये दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को देखें हम, ये दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर हैं। इनपुट 3 आउटपुट 9, इनपुट 3 आउटपुट 9, मतलब ये हुआ जहाँ पे x = 3 पे जो फंक्शन ब्रेक है, x = 3 पे जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस केस में सेम इनपुट पे आउटपुट सेम आ रही है। इसका मीनिंग सिर्फ ये है, आप 0 से लेकर 10 तक कोई भी इनपुट डाल दो, 0 से लेकर 10 तक कोई भी इनपुट डाल दो, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनमें इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है, और आउटपुट कभी भी सेम नहीं आएगी, क्योंकि हमें डर था कि आउटपुट इनपुट 3 पे सेम आ सकती है, इनपुट 3 पे डिफरेंट आउटपुट आ सकती है, क्योंकि इनपुट 3 पे फंक्शन x² भी था, इनपुट 3 पे फंक्शन 3x था। तो हमें ये डाउट था कि अगर मैं इनपुट 3 डालूं तो फंक्शन डिफरेंट आउटपुट दे सकता है, और वो मैंने यहाँ चेक कर लिया कि अगर मैं इनपुट 3 डालूं इस फंक्शन में तो भी आउटपुट 9 आती है, और अगर इनपुट में 3 डालूं इस फंक्शन में तो भी आउटपुट 9 आती है, यानी कि आउटपुट हमारी सेम आ रही है। इसका मीनिंग सिर्फ ये है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, कभी भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, यानी कि इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट यूनिक आउटपुट है। तो कोई भी, अगर हम एरो डायग्राम से देखें तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी 2 से ज्यादा इमेजेस है, 1 से ज्यादा इमेजेस बने। तो इस केस में जो फंक्शन fx है, देयरफॉर जो फंक्शन fx है, जो रिलेशन fx है, fx इज ए फंक्शन। fx क्या है? वो फंक्शन है। फंक्शन, इसी से हमने प्रूफ कर दिया कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स fx में हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है, कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा तो कोई भी एलिमेंट सेट ए में ऐसा नहीं होगा जिसकी सेम इमेज आ रही हो या 2 से 1 से ज़्यादा इमेजेस आ रही हो, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है। इससे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करके। तो रिलेशन fx क्या है? fx इज ए फंक्शन, fx इज ए फंक्शन, ये आंसर है इसका। अगर मैं इसका देखो ग्राफ प्लॉट करूं, इस फंक्शन का fx का मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मान लो ये पॉइंट 0 है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है? 0, ये x और ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। ध्यान से देखना, बोर्ड पे नजर होनी चाहिए। fx इक्वल टू x² व्हेन x 0 to 3, इस 0 है, यहां मान लिया हमने 3। जब x 0 to 3 है, जब इनपुट 0 to 3 है, उस केस में fx का ग्राफ x² के बराबर है। x² फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होगा। तो देखो पैराबोला बना दो इस तरह से, ये पैराबोला होगा, इस तरह से पैराबोला होगा, बिल्कुल। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 3 पे 3 का स्क्वायर 9, तो y की वैल्यू होगी 9, ठीक है। अब फंक्शन ब्रेक होता 3 पे, x इक्वल टू 3 पे, जब x इक्वल टू 3 से 10 है, मान लिया 10 यहाँ पे है, 10 हमने मान लिया, ये इनपुट है 10। अब जब इनपुट 3 से हमने ग्रेटर ली, 3 से 10 ली, तो आउटपुट इस केस में fx 3x के बराबर है। fx इक्वल टू 3x, ये एक लीनियर फंक्शन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस तरह से जब x 3 to 10 होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरह से देखो, इस तरह से। और इनपुट 10 पे, जब इनपुट 10 होगी तो आउटपुट कितनी होगी? 10, 3 × 10 30, तो यानी कि इस केस में आउटपुट होगी 30। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का ग्राफ है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है ये। इसमें भी हम देख सकते हैं कि इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट है, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट है, मतलब आप कभी भी, कोई भी इनपुट ऐसी नहीं है जिनके लिए आउटपुट सेम आए, कोई भी 2 इनपुट ऐसी नहीं है। देखो ये इनपुट है, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये इनपुट है, इसके लिए आउटपुट ये, ये इनपुट है, इसके लिए आउटपुट ये, ये इनपुट इसके लिए आउटपुट ये, ये इनपुट इसके लिए आउटपुट ये, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, वैसे प्लॉट करना चाह रहा हूँ।
तो मतलब अगर हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट निकल के आ रही है। कोई भी दो इनपुट हमें ऐसी नहीं मिली जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आ जाए, सेम आउटपुट आ जाए, यानी कि आउटपुट हमेशा डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब जो ये रिलेशन है fx फंक्शन है। तो चाहे आप इस तरह से देख लो, चाहे आप ग्राफ से देख लो, रिलेशन fx एक फंक्शन है। gx पे आते हैं। gx क्या था? gx देखते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं। gx बात करते हैं gx की। एक रिलेशन gx भी गिवन है और उसे प्रूफ करो कि वो फंक्शन नहीं है। वो प्रूफ करना है कि वो फंक्शन नहीं है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। gx क्या रिलेशन गिवन है? gx इज दिस। gx एक रिलेशन गिवन है सच दैट gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 3x। x है कब? जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। और gx इक्वल टू 3x है कब? जब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। ये gx गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि gx फंक्शन नहीं है। gx फंक्शन नहीं है। देखो अगर इसे मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, इसका क्या मतलब है? क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 2। और इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, इसका मीनिंग है क्लोज्ड 2 से 10। दोबारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे, इनपुट 2 पे। जब इनपुट 2 डालते हैं तो फंक्शन की आउटपुट एक्स स्क्वायर भी है। जब इनपुट 2 डाल रहे हैं तो फंक्शन उस केस में आउटपुट 3x भी दे रहा है। तो हमें ये डर है, हमें ये डाउट है कहीं इनपुट 2 पे आउटपुट डिफरेंट तो नहीं है। हमें ये डाउट है क्योंकि इनपुट 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो हमारे मन में ये डाउट है कहीं जब हम इनपुट 2 डालें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं दो आउटपुट तो नहीं आ रही हैं, उस इनपुट 2 के कहीं ऐसा तो नहीं है दो इमेजेस हों। ये डाउट है तो देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करो। मैं डायरेक्टली 2 पे मुझे डाउट है, मैं 2 पे पुट करूंगा। पुट x इक्वल्स टू 2। पुट x इक्वल्स टू 2। जब इनपुट 2 है तो आउटपुट x स्क्वायर भी है। जब इनपुट 2 है तो आउटपुट 3x भी है। तो एक बार इसमें पुट करके देख लेंगे, एक बार इसमें। दो केसेस अराइज होंगे। g ऑफ 2 यहां से 2 का स्क्वायर 4। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर बना। इनपुट डाली 2 लेकिन आउटपुट आई 4। या ऐसे कहें 2 की इमेज 4 है। 2 की इमेज 4 है। अच्छा दूसरे केसेस से देखें। g ऑफ 2 इस केस से 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो यहां आउटपुट डिफरेंट आ गया, इनपुट सेम है आउटपुट डिफरेंट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर बनेगा इनपुट 2 लेकिन आउटपुट 6। देखो अब चीजें क्लियर है। यही गलती हो गई। इनपुट 2 थी आउटपुट 4, इनपुट 2 थी आउटपुट 6। इनपुट सेम है लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। या 2 की इमेज 4 है और 2 की इमेज 6 है। तो इस रिलेशन gx में ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हो गए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। फर्स्ट एलिमेंट सेम होने का मीनिंग ये है कि ये, अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं, इसका एरो डायग्राम देखो, छोटा सा एरो डायग्राम यहां बनाऊं। इसमें एलिमेंट है 2 और यहां एलिमेंट है 4, एलिमेंट 6। तो इस 2 की इमेज 4 भी है और इस 2 की इमेज 6 भी है। तो एलिमेंट 2 ऐसा है जिसकी दो इमेजेस हैं। दो इमेजेस हैं तो यही हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी। अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केवल और केवल सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। इस केस में इमेज 2 आ गई, दो इमेज 2 आ गई। तो ये gx रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जितनी भी थ्योरी अभी तक पढ़ी है सिर्फ उसी का एप्लीकेशन है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखे होंगे सीक्वेंस वाइज, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि लेक्चर्स को देखो सीक्वेंस वाइज, तभी बातें पकड़ में आएंगी, कनेक्ट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2, इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx गिवन है एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, हमें क्या निकालना है? देन फाइंड
एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड, हमें निकालनी इसकी वैल्यू एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ भी नहीं है, देखो क्या है, अगर बात करें f ऑफ 1.1, अगर बात करें f ऑफ 1.1, ब्रेक कर देते हैं यहां से, हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। अच्छा इसका क्या मीनिंग है, एफ ऑफ 1.1, एफ ऑफ 1.1 का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है फंक्शन में x की जगह 1.1 पुट करो, फंक्शन में x की जगह 1.1 पुट करो, इसका क्या मीनिंग है, देखो f ऑफ 1.1, इसका मीनिंग ये है फंक्शन में x की जगह 1.1 पुट करो तो 1.1 का स्क्वायर, या ये पूछूं मैं f ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या होगी, या पहले मैं निकाल लूं, यहाँ पे देखो सेपरेटली निकाल लेते हैं, f ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1.1, जहां जहां x है 1.1 पुट कर दो, तो 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और पॉइंट होगा 1 के बाद, ठीक है। फिर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां फंक्शन में x है 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर बराबर में 1, खत्म। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं ये f ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, सॉल्व करते हैं ज़रा, देखो f ऑफ 1.1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.21 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0 पॉइंट इज द आंसर, इसे सॉल्व करेंगे 1.21 माइनस 1.21 डिवाइडेड बाई 0.1, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.10 कटेगा तो 2.1 इज द आंसर, दैट इज द आंसर। देखो कुछ भी क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा ऐसे ऐसे हमने पुट कर दिया और 2.1 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डोमेन के ऊपर क्वेश्चन है और डोमेन मैंने काफी डिटेल में कराया हुआ है, अगर प्रॉब्लम आए तो मेरी वीडियो देखना डोमेन के ऊपर। डोमेन क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये एक फंक्शन है, इसकी निकालनी है डोमेन। एफ एक्स को मैं देखूं, एफ एक्स है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर कुछ भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर से, हमें जो प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर से। क्या प्रॉब्लम है हमें डिनोमिनेटर से, हमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखते हैं, डिनोमिनेटर है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या है डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल भी जीरो के बराबर ना हो, बिल्कुल भी जीरो के बराबर ना हो। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए सेकंड्स में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए सेकंड्स में। ये है प्लस 12 के मुझे दो फैक्टर्स करने हैं, इस तरह से करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन में आए +12 और एडिशन में आए -8, तो -6 एंड +2, यही दो फैक्टर्स होंगे। +12 के करने हैं -6 एंड -2, -6 एंड -2। +12 के करने हैं दो फैक्टर्स, इस तरह से करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई जब करें तो प्लस का 12 आना चाहिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 12 आएगा और इन दोनों को ऐड करूंगा तो -8 आएगा। तो जो मेरे फैक्टर्स बनेंगे वो बनेगा x-6 एंड x-2।
तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया लीनियर फैक्टर्स में, और ये बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब x 6 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड x 2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन बताऊं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन में x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले लो, मर्जी है, कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन वैलिड आउटपुट देगा एक्सेप्ट 2 and 6, एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 6, क्योंकि 2 6 पे 2 डालेंगे, x की वैल्यू 2 डालेंगे, डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड, 6 डालेंगे, डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन की रेंज है ये ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 and 6, क्योंकि 2 and 6 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 बनता है, 0 हमने बनाना नहीं है, 0 हमने बनाना नहीं है। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी डोमेन एंड रेंज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो मिटा ही देता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is this: find the domain and range of real function f defined by this fx. fx is a real function under root of x minus 1। क्या निकालनी है इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जब डोमेन पे वीडियो बनाई थी, रेंज पे वीडियो बनाई थी। पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में सॉल्व करे थे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। fx एक फंक्शन है, न्यूमरेटर में अंडर रूट है, तो जब डोमेन निकालेंगे, डोमेन fx एक फंक्शन है, अंडर रूट, न्यूमरेटर में अंडर रूट है, और उसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, अगर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है तो उसके अंडर जो भी क्वांटिटी होगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए फंक्शन fx को डिफाइंड होने के लिए। क्या मतलब है कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं डोमेन की बात करूँ, क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी, यही मीनिंग है इस इनइक्वालिटी का, क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी। यानी कि अगर fx की डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी। कितना ईजी है। रेंज की बात करते हैं। रेंज मैंने बताई थी स्टेप वाइज, स्टेप मेथड से 4 स्टेप्स में किसी भी फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। देखो कितना इजी है। क्या स्टेप फर्स्ट था? स्टेप फर्स्ट ये है, जो भी फंक्शन गिवन है y के इक्वल रख दो, y इक्वल टू fx। जो भी फंक्शन गिवन है y के इक्वल रख दो। फिर स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 ये था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ से x निकालेंगे y स्क्वायर प्लस 1, x विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। हमने सॉल्व कर दिया x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 3 था, ये था कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड जस्ट लाइक डोमेन। y की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए x डिफाइंड हो, जैसे डोमेन निकालते हैं। तो देखो यहां से अगर मैं देखूं, आइडियली y की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 0 डाल लो x डिफाइंड होगा, नेगेटिव डाल दो x डिफाइंड होगा, पॉजिटिव डाल दो x डिफाइंड होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं कि y की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो x डिफाइंड होगा, y की कोई भी रियल वैल्यू ले लो x डिफाइंड होगा। आइडियली इस फंक्शन की रेंज होनी चाहिए ये ऑल रियल वैल्यूज, आइडियली। लेकिन स्टेप नंबर 4 याद करो। स्टेप नंबर 4 क्या था कि लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन है ये y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब y क्योंकि है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन की खास बात यह है कि स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है? आउटपुट 0 पॉसिबल है और आउटपुट पॉजिटिव पॉसिबल है। स्क्वायर रूट फंक्शन की आइडियली रेंज होनी चाहिए सारे रियल नंबर्स, नेगेटिव भी, 0 भी, पॉजिटिव। लेकिन अगर ओरिजिनल फंक्शन को देखें, ओरिजिनल फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल है। तो इसमें से
तो रेंज इस फंक्शन की बात करें, रेंज होगी क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। इसमें से नेगेटिव वैल्यूज हमने हटा दी, रेंज इज दिस क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन और रेंज बहुत डेप्थ में हमने क्वेश्चंस करे हैं इसके डोमेन एंड रेंज पे, तो वीडियोस देखना, समझ में आएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f। ये भी एक मॉडुलस फंक्शन गिवन है, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1। इसकी भी हमें निकालनी है डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज निकालनी है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। मॉडुलस फंक्शन है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच fx इज डिफाइंड। इस मॉडुलस फंक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन में मॉडुलस x कुछ भी इनपुट एक्सेप्ट करता है, सब इनपुट एक्सेप्ट करता है, चाहे पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, जीरो दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस फंक्शन में। इस fx में x की जगह हम क्या क्या डाल सकते हैं, जरा सोचो। इस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में x की जगह हम क्या इनपुट डाल सकते हैं? पॉजिटिव डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। जीरो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। नेगेटिव डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इस फंक्शंस की डोमेन की बात करें, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल वैल्यूज। रेंज, रेंज क्या होगी? रेंज, ध्यान रखना मॉडुलस फंक्शन में इनपुट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अच्छा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में इनपुट क्या डालें? जीरो डाल सकते हैं, उसके इसमें -1 बाहर आएगा पॉजिटिव 1, 1 डाल सकते हैं बाहर आएगा 0, फिर नेगेटिव डाल सकते हैं बाहर आएगा पॉजिटिव। तो इस मॉडुलस फंक्शन में आउटपुट 0 पॉसिबल है और आउटपुट पॉजिटिव पॉसिबल है। इसकी आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो, आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। मॉडुलस फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, जीरो आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ये कहानी है। डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, रेंज इज क्लोज्ड 0। आउटपुट 0 पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? x की जगह 1 डाल दो, 1 - 1 0, आउटपुट 0, और बाकी सारी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, यहां जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है लेट f एक फंक्शन है, इस तरह से कोई एक फंक्शन है, x इनपुट है तो आउटपुट है x² ओवर 1 + x², x बिलोंग्स टू R। x बी ए फंक्शन फ्रॉम R इंटू R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन गिवन है, इस तरह से रोस्टर फॉर्म में गिवन है एक फंक्शन, इस तरह से x बिलोंग्स टू R है। इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है, इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। देखो, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका सिर्फ यही है, अगर x इनपुट है तो आउटपुट है ये x² ओवर 1 + x², और जो x है बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यूज को। यानी कि अगर मैं डोमेन पूछूं इस फंक्शन की, डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज। कह रहा हमें रेंज निकालनी है। रेंज के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी फंक्शन गिवन है उसे y के इक्वल रख दो, y = x² ओवर 1 + x²। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² विल बी इक्वल टू y + x² y। तो हम क्या करेंगे कि x² को इधर ले आएंगे, x² + y को x² - x² y विल बी इक्वल टू y।
एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई ओवर 1 माइनस वाई, वाई ओवर 1 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर आ गया वाई ओवर 1 माइनस वाई। मैं ये चीज़ें मिटा दूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो मैं मिटा रहा हूं। इतना हम कर चुके हैं। हमने क्या कर दिया, हमने एक्सप्रेस कर दिया एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई, हमने एक्सप्रेस कर दिया एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई, हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर इसके बराबर है तो ये क्वांटिटी भी y ओवर 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये है एक इनइक्वलिटी, ये है एक इनइक्वलिटी। कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, यहाँ करेंगे y इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने y से क्यों मल्टीप्लाई किया, y से इसलिए मल्टीप्लाई किया, अब ये बन गया वाई स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर फंक्शन है, अब ये भी बिल्कुल स्क्वायर फंक्शन है, तो ये भी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और देखो डिनोमिनेटर में है ये चीज़ y इंटू 1 माइनस वाई, डिनोमिनेटर में है ये चीज़ y इंटू 1 माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब y डिनोमिनेटर में है तो y 0 के बराबर नहीं होगा, y डिनोमिनेटर में है तो y 0 के बराबर नहीं होगा, एंड और 1 माइनस वाई भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। बेसिकली हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं रखना। अब डिनोमिनेटर 0 पे 0 हो रहा है और 1 पे 0 हो रहा है, तो हमने y 0 नहीं हो सकता और y 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं नंबर लाइन से। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स 0, क्रिटिकल पॉइंट्स 1। अब 1 1 2 3 तीन इंटरवल हैं, बारी बारी से नंबर चेक करेंगे और साइन लेना है, ये बातें सबको पता है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 मैंने -1 माना, -1 इंटू 1 माइनस -1, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। 0 to 1 0.5 मान लेते हैं, 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 to इन्फिनिटी 2, 2 इंटू 1 माइनस 2 नेगेटिव नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, ये हटा दो ये हटा दो। तो जो इस फंक्शन की रेंज आनी चाहिए वो आनी चाहिए क्या, y बिलोंग्स टू देखो 0 एक्सक्लूड करना है, y 0 नहीं होना चाहिए, और 1 भी एक्सक्लूड करना है। क्यों करना है, क्योंकि y 0 पे 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा, नहीं बनाना, तो 0 भी एक्सक्लूड कर दो 1 भी एक्सक्लूड कर दो। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी ओपन 0 से 1, दिस इज द फाइनल रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओपन 0 से 1, 0 को एक्सक्लूड करना है 1 को एक्सक्लूड करना है। क्यों करना है, क्योंकि y 0 पे 1 पे डिनोमिनेटर 0 बनता है, वो हटाना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनाना, इसलिए फाइनल रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू ओपन 0 से 1। ये इस फंक्शन की रेंज है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल नथिंग क्वेश्चन है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों साथ कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट f एंड g भी दो फंक्शन है, R2 आर डिफाइंड है रिस्पेक्टिवली बाई fx gx। दो फंक्शन गिवन है, fx एक फंक्शन इस तरह से है x+1 और gx एक दूसरा फंक्शन है 2x-3। दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन f और g दोनों डिफाइंड है R2R, डिफाइंड है R2R। ये दो फंक्शन है f एंड g डिफाइंड है R2R, यानी कि फंक्शन f की डोमेन R है, फंक्शन g की डोमेन R है।
हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डिवाइड बाई जी निकालो। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स एक्स प्लस 1 और जी एक्स 2x माइनस 1, इनको लिखेंगे तो होगा x प्लस 2x 3x, टू एक्स माइनस 3 है, ये 2x माइनस 3 मिस्टेक, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x प्लस 2x 3x एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज द आंसर। तो ये है f प्लस जी ऑफ x, f प्लस जी ऑफ x इज दिस। फिर नेक्स्ट है f माइनस जी, f ऑफ माइनस जी ऑफ x, इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू होगी एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स है क्या x प्लस 1 माइनस जी एक्स है 2x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, x माइनस 2x माइनस x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4। तो ये है किसकी वैल्यू, f माइनस जी ऑफ x। फिर लास्ट है f डिवाइडेड बाई जी। अब जगह नहीं है तो पहले मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ, फिर बाद में क्वेश्चन 8 ले लेंगे। f डिवाइडेड बाई जी हमें निकालना, देखो f डिवाइडेड बाई जी ऑफ x, f डिवाइडेड बाई जी ऑफ x कैसे होगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, एफ एक्स है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स है 2x माइनस 3, जी एक्स है 2x माइनस 3, जी एक्स है 2x माइनस 3। अच्छा देखो याद रखना कि 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है तो ये जीरो नहीं बनाना, हमें ये हमें जीरो नहीं रखना। 2x माइनस 3 जीरो के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 2x 3 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, x 3/2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो f डिवाइड बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 3 वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2, क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू 3/2 ली, इसमें पुट करी 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 डिनोमीटर हो जाएगा 0, फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। इसलिए f डिवाइड बाई जी ऑफ x इज दिस, और x 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही क्या है, बस डिनोमिनेटर हम 0 नहीं रख सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं ये मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट f इज ए फंक्शन बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय दिस फॉर सम इंटीजर्स a b डिटरमाइन a b। क्या है, f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z, फ्रॉम z टू z, z सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय दिस। f फंक्शन की दे रखी है रोस्टर फॉर्म, क्या है रोस्टर फॉर्म, 1,1 2,3 0, -1 -1, -3। ये एक फंक्शन है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें निकालना है f डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, मतलब एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर फाइंड ए एंड बी। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, एफ एक्स इस फॉर्म में होगा, राइट। हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो फंक्शन एफ पे आते हैं, फंक्शन आते हैं एफ पे, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, क्या मतलब है, 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 3, 0 की इमेज है -1 और -1 की इमेज है -3। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे तरीके से हम सोचें, अगर फंक्शन में 1 इनपुट डालूं तो आउटपुट आती है 1, अगर फंक्शन में 2 इनपुट डालें तो आउटपुट आएगी 3,
अगर फंक्शन में 0 इनपुट डालें आउटपुट आएगी -1, अगर फंक्शन में -1 इनपुट डालें तो आउटपुट आएगी -3। ये मीनिंग है। क्या मतलब? अगर फंक्शन में इनपुट डालें हम 1, आउटपुट आती है 1। अगर फंक्शन में इनपुट डालते हैं 2, आउटपुट आती है 3। अगर फंक्शन में इनपुट डालते हैं 0, आउटपुट आती है -1। अगर फंक्शन में इनपुट डालते हैं -1, आउटपुट आती है -3। बस खत्म क्वेश्चन। इतना यहाँ से हमने डेड्यूस किया, इतना हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, क्वेश्चन खत्म है। कैसे क्वेश्चन खत्म है? देखो, अब ये वैल्यूज हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, मर्जी पे डिपेंड है, कुछ भी यूज़ कर लो। लेकिन हम यूज़ करेंगे वो जिससे काम हमारा आसान हो, जहाँ से कम मेहनत करनी पड़े। तो मैं सबसे पहले इसे उठा लूँगा। इसका क्या फ़ायदा है? f(0) की वैल्यू -1 है। इसका फ़ायदा ये है कि a और b दोनों में से किसी एक की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? f(0) फंक्शन में जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दो। देखो, जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दो। यहाँ x है 0 पुट करूँगा, a ख़त्म हो जाएगा। a × 0 + b = -1, ये ख़त्म हो गया। देखो, b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, ये फ़ायदा है। अब इसके बाद कोई भी यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि f(1) की वैल्यू 1 है। जहाँ जहाँ फंक्शन में x है 1 पुट कर दो। a × 1 + b = 1, a + b = 1। हमें निकालना a की वैल्यू। a की वैल्यू हो जाएगी 1 - b, 1 - b की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस = 2। तो मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आई है 2। a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है -1। हमें सिर्फ यही वैल्यूज़ निकालनी है। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। f(x) = ax + b एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन इसी फॉर्म में तो है। चाहे आप ऐसे लिख लो, ax + b लिख लो या mx + c लिख लो, एक ही बात तो है। m और c यहाँ भी कांस्टेंट है, a और b यहाँ भी कांस्टेंट है, लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, लेट r be a relation from n to n defined by r। r एक रिलेशन है from n to n, from n to n, n set of natural number defined by r is this। r एक रोस्टर फॉर्म में गिवन है। रोस्टर फॉर्म में ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, a, b ऑर्डर्ड पेयर है, such that a b belongs to n and एक और कंडीशन गिवन है, a = b square, a = b square are the following true। आर द फॉलोइंग ट्रू, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। आर एक रिलेशन है n to n और उस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म गिवन है। उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसके दोनों एलिमेंट सेट n को बिलोंग करेंगे और कंडीशन है ये a = b स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करने से a आता है। ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहली स्टेटमेंट है ये a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, ये एक स्टेटमेंट गिवन है। दूसरी स्टेटमेंट है a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a बिलोंग्स टू r। ये 2 स्टेटमेंट है। पहले 2 स्टेटमेंट को देखते हैं। ये स्टेटमेंट गिवन है, हमसे पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इस रिलेशन में होंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। अच्छा देखो 1, 1 जिनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो, a, 2, 2, 3, 3,
इस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब नेचुरल नंबर में से 1 टू इन्फिनिटी तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जब भी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होंगे तो क्या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। चेक करते हैं जरा। सेकंड एलिमेंट है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे फर्स्ट नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे फर्स्ट नहीं आएगा। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ के कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम हो, तो जब हम सेकंड का स्क्वायर करेंगे फर्स्ट नहीं आएगा, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बस यही ऑर्डर्ड पेयर वैलिड है, लेकिन ये तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट दिस। अच्छा, ये अगर ट्रू हो तो प्रूफ करो क्या ऐसा होता है, ऐसा होगा या नहीं होगा। ए कॉमा बी क्या मतलब है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर बी का स्क्वायर करूं तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तभी तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा, क्योंकि जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी इस रिलेशन में एज एन ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में, इसका मीनिंग ये हुआ कि बी स्क्वायर करने से ए आता है, बी के स्क्वायर करने से ए आता है। इम्प्लाइज दैट दिस, अगर ये ट्रू है तो इसका मीनिंग ये है कि ये भी ट्रू होगा। इम्प्लाइज दिस, क्या ये भी ट्रू है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना कि अगर ए के स्क्वायर करने से बी आ जाएगा, ये थोड़ी है इसका मतलब। अगर b के स्क्वायर करने से फर्स्ट एलिमेंट आता है तो ये जरूर थोड़ी ना है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट के स्क्वायर करने से b आएगा। जैसे देखो, अगर मैं ये पूछूं आपसे, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, b के स्क्वायर करने से a आता है, मान लेते हैं 2 है, 2 के स्क्वायर करने से 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 और 4, तो 2 के स्क्वायर करने से भी, सॉरी 2 के स्क्वायर करने से 4 आ रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ 4 आ रहा है, बी के स्क्वायर करने से ए आ रहा है, ठीक है। तो बी के स्क्वायर अगर ए का स्क्वायर कर दूँ, ए ये है इस केस में, ए ये है 4, अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ तो 2 थोड़ी आएगा, 4 के स्क्वायर करने से तो 16 आएगा ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ, बी फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करूँ तो 16 आता है। इसके अगर ये रिलेशन में एज ए ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, अगर ये इस रिलेशन में एज ए ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए का स्क्वायर करने से बी आना चाहिए, ए का स्क्वायर करने से बी आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 16 का स्क्वायर करूँ तो 4 थोड़ी आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट थर्ड, तीसरी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट थर्ड ये है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, एंड बी कोमा सी ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है। इम्प्लाइज दैट, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो इनका मीनिंग ये हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा सी भी रिलेशन में होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा सी भी रिलेशन में होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि हमें ये बताना है कि क्या जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या मीनिंग है, ए कोमा बी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब सेकंड बी का स्क्वायर करूं, ए कोमा बी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, इफ दिस ए कोमा बी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या मीनिंग हुआ कि बी का स्क्वायर करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यही मीनिंग है। इसको देखते हैं कि इफ बी
कोमा सी रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं सी का स्क्वायर करूं तो बी आएगा, सी का स्क्वायर करूं तो बी आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, देखो। और ए कोमा सी अगर रिलेशन में है, इफ अगर ए कोमा सी रिलेशन में हो, अगर ए कोमा सी को रिलेशन में होने के लिए, ए कोमा सी को इस रिलेशन में होने के लिए कंडीशन ये है कि सी का स्क्वायर करने से ए आना चाहिए। अगर सी के स्क्वायर करने से फर्स्ट एलिमेंट ए आता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं कि सी के स्क्वायर करने से ए के स्क्वायर करने, बी के स्क्वायर करने से ए आ रहा है, सी के स्क्वायर करने से बी आ रहा है। जैसे मान लेते हैं, देखो कोई भी हमने मान लिया, सी मान लिया हमने 2, 2 के स्क्वायर करने से 4 आ रहा है। सी मान लिया 2, 2 के स्क्वायर करने से 4 आ रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो इस रिलेशन में है, बिल्कुल है। फिर है बी के स्क्वायर करने से, बी इस केस में ये है 4 है, तो 4 के स्क्वायर करने से ए आना चाहिए, 16 आना चाहिए। यही मीनिंग हुआ। हमने क्या मान लिया, सी मान लिया 2, 2 के स्क्वायर करने से बी आ रहा है, 2 के स्क्वायर करने से 4 आ रहा है। फिर अब बी यहाँ पे हमने माना है 4 के स्क्वायर करने से 16 आ रहा है, बी के स्क्वायर करने से ए आ रहा है, 4 के स्क्वायर करने से 16 आ रहा है। तो अगर इनसे मैं ए और सी निकालूं, ए है 16 और सी है 2, अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 के स्क्वायर करने से 16 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। यानी कि अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हैं तो इनका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि ये भी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट है। ये बिल्कुल भी नहीं है इस स्टेटमेंट का मीनिंग, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी, ए और बी दो सेट हैं। एक सेट ए गिवन है, क्या गिवन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट बी गिवन है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 5 9, 1 5 9, 11 15 16, 11 15 16, ये सेट बी है, ठीक है। एंड एफ कुछ दे रखा है, देखो एफ एक इस तरह से कुछ दे रखा है। अभी नहीं पता कि क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, अभी हमें कुछ नहीं पता, बस इस तरह से दे रखा है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। इस तरह से कोई ये दे रखा है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हमसे पूछ रहा आर द फॉलोइंग ट्रू। पहली स्टेटमेंट है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहली स्टेटमेंट है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है ये एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है कि क्या ये दो स्टेटमेंट ट्रू हैं या नहीं है। ट्रू हैं तो क्यों है, लॉजिक देना है, जस्टिफिकेशन देना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एफ, इस पे आते हैं। ये दे रखा है कि सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर्स का। पूछ रहा है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? पहले इसी स्टेटमेंट को देखते हैं। बात करते हैं ए ये है, बी ये है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं ए में। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालूं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालूं, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 इसमें है, 6 इसमें है, 4 6 24 एलिमेंट्स होंगे इसमें।
या ऐसे कहें 24 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? देखो ऐसे बनेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 11 के साथ, 1 का 15 के साथ, 1 का 16 के साथ, फिर 2 का इस तरह से, 3 का इस तरह से। इस तरह से कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 24 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। और जो रिलेशन एफ है, जो रिलेशन एफ है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होगा। जो रिलेशन एफ है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होगा। तो क्या रिलेशन गिवन है? ये गिवन है इस तरह से 1,5, तो 1,5 एक ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा, 1 का 5 के साथ पेयरिंग बनेगी। फिर 2,9, 2,9 भी पेयरिंग बनेगी, बिल्कुल होगा। फिर 3,1, 3 की पेयरिंग 1 के साथ होगी, बिल्कुल होगी। फिर 4,5 की पेयरिंग होगी, बिल्कुल होगी। फिर 2,11, 2 की पेयरिंग 11 के साथ होगी, बिल्कुल होगी। इसलिए जो एफ है वो क्या है? एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट है। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो एफ जो रिलेशन है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होगा। और क्लियरली जो एफ दे रखा है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस घेरेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि एफ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगा, और बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है, इसलिए एफ एक रिलेशन है। सेकंड, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये दे रखा है, एफ एक रिलेशन है, बिल्कुल है। अब बताने कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, देखते हैं। 1,5 फर्स्ट एलिमेंट इधर 1 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 2 है। 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11। अच्छा देखो, अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को देखें, 2,9 एंड 2,11, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है। मतलब 2 की इमेज 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है। इनपुट 2 पे आउटपुट 9 है, इनपुट 2 पे आउटपुट 11 है। तो सेट ए में, सेट ए में एलिमेंट 2 ऐसा एलिमेंट है जिसकी सेट बी में 2 इमेज हैं। कौन कौन सी हैं? एक 9 है और एक 11 है। 2 की इमेज 9 भी है और 2 की इमेज 11 भी है, इसलिए एफ फंक्शन नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। एफ रिलेशन है, बिल्कुल करेक्ट है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट 2 ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस हैं सेट बी में। खत्म, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 और फिर क्वेश्चन नंबर 12 और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट एफ बी दी सबसेट ऑफ जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड। जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड, इसका सबसेट है एफ, बिल्कुल है, डिफाइंड बाय दिस। एफ को डिफाइंड कर रहे हैं इस तरह से, ए बी कोमा ए प्लस बी, ए बी कोमा ए प्लस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है इस सेट में, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, बिल्कुल ए बी इंटीजर्स हैं, ठीक है। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि क्या एफ एक फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। क्या एफ एक फंक्शन है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, फंक्शन ये एफ दे रखा है इस तरह से, ठीक है, एफ दे रखा है इस तरह से, जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड का सबसेट है एफ, इसका मतलब एफ रिलेशन तो है, एफ रिलेशन तो है। अच्छा, जो दे रखा है वो दे रखा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, ए बी कोमा ए प्लस बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी कोमा ए प्लस बी। फर्स्ट एलिमेंट है ए बी, सेकेंड एलिमेंट है ए प्लस बी, और ए और बी इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स। देखते हैं जरा, मैंने मान लिया पुट ए की वैल्यू भी 1 मान ली और बी की वैल्यू भी 1 मान ली। इस केस में ए बी की वैल्यू क्या होगी, 1 × 1 यानी कि 1, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी,
1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो इन ऑर्डर पेयर ए बी, फर्स्ट एलिमेंट ए बी की वैल्यू क्या है 1, ए प्लस बी सेकेंड एलिमेंट 2, तो ऑर्डर्ड पेयर बना 1, 2। ऑर्डर्ड पेयर बना 1, 2। दूसरे तरीके से मान लेते हैं, पुट a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, क्योंकि a भी तो इंटीजर्स है ना, -1 हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो फिर a b की वैल्यू निकालते हैं, a की जगह -1, b की जगह -1, तो a b की वैल्यू आई +1। फिर a प्लस b निकालते हैं, a की जगह -1 प्लस b की जगह -1 तो -2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए बी फर्स्ट एलिमेंट, ए बी की वैल्यू है 1, ए प्लस बी सेकेंड एलिमेंट वैल्यू -2। अब ध्यान से देखना जरा इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को, 1, 2। ध्यान से देखना जरा इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 1, 2, 1, -2। तो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इधर भी 1 इधर भी 1, या 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज -2 है। तो 1 एलिमेंट ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस हैं, -2 और 2, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ऑल्दो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। हमसे यही पूछा था कि बताओ ये फंक्शन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज -2 भी है। इनपुट सेम है, आउटपुट अलग अलग है, तो फंक्शन नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है और मैं कहूँगा बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए एक सेट है, कौन कौन से एलिमेंट्स है उसमें? 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12 एंड 13। एंड लेट एफ बी डिफाइंड बाई दिस। एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन। ए सेट गिवन है और एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बी डिफाइंड बाई दिस एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन स्मॉल एन है ये, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। वाह क्या सुंदर बात है। अब तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। इस फंक्शन की रेंज निकालो, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। ठीक है, सेट ए गिवन है, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन, फ्रॉम ए टू एन। अच्छा एफ ऑफ एन बात करें, एफ ऑफ एन जो ये स्मॉल एन है, ये है इनपुट, ये है इनपुट की फंक्शन में हम क्या इनपुट डालेंगे, फंक्शन में हम क्या इनपुट डालेंगे, कैसे पता चलेगा? फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू एन, ए टू एन, क्योंकि ये फंक्शन है तो जो पहला सेट है वही डोमेन होगा, पहला सेट है वही डोमेन होगा। यानी कि ये वाला जो सेट ए है ये डोमेन है, ये वाला सेट ए है वो क्या है? डोमेन है। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है? 9 है, 10, 11, 12 एंड 13, ये डोमेन है। तो ये सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स 9, 10, 11, 12, 13 ही इनपुट होंगी हमारी फंक्शन में। तो एफ ऑफ एन में, एन में क्या है? इनपुट है, तो इनपुट डालेंगे पहले 9, एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 इनपुट डाला। अब जो आउटपुट निकल के आ रही वो है दी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन इनपुट है 9, देखो ये क्या है? 9, ये है इनपुट। जो आउटपुट निकल के आएगी इनपुट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इनपुट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ये जानने से पहले थोड़ी सी नॉलेज कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स की होनी चाहिए। 9
9 के करो सारे फैक्टर्स। 9 के कौन कौन से फैक्टर? 1 9 का फैक्टर है, 3 9 का फैक्टर है और 9 9 का फैक्टर है। 1 9 का फैक्टर है, 3 फैक्टर 9 फैक्टर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है बाय डेफिनेशन, तो 1 हटा दो। 9 कंपोजिट नंबर है, 3 हटा दो। तो 3 एक ऐसा नंबर है, 3 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 9। 3 केवल 3, 9 का केवल 3 ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टर है, तो इसकी आउटपुट आएगी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। 9 का तो केवल एक ही प्राइम फैक्टर है 3, तो इसकी आउटपुट आ गई 3। आउटपुट आ गई 3। तो यानी कि जो सेकंड सेट बनेगा, ये सेकंड सेट है n। सेकंड सेट n होगा सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन वो सारे नेचुरल नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे 3। आउटपुट 3 आ रही है, हमने आउटपुट लिख दी 3। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब इनपुट डालते हैं 10, f ऑफ 10। तो जो आउटपुट निकल के आएगी वो आएगी 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 10 के करो फैक्टर्स, तो 1 10 का फैक्टर है 2, 5 और 10। 10 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 1 हटा दो क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 10 हटा दो, 10 कंपोजिट है। अच्छा, 2 नंबर्स बचे 2 और 5। 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के, लेकिन मुझे हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट तो 2 हटा दो, सिर्फ 5, तो आउटपुट आएगी 5। आउटपुट आई 5, 5 यहां लिख दो। फिर अब इनपुट डाल रहे हैं 11, f ऑफ 11। f ऑफ 11 इनपुट डाली है 11, 11 इज द इनपुट। यहाँ 10 इनपुट थी, यहाँ 11 इनपुट है। अब जो आउटपुट निकल आएगी वो 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो पहले 11 का फैक्टर करो। 11 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 11, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो देखो 1 नहीं हो सकता, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 11 जो 11 है वो ही 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, तो आउटपुट आएगी 11। तो आउटपुट यहां लिख दो 11। अब बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, समझ लेना। 12 f ऑफ 12। अब फंक्शन में इनपुट डाली 12, फंक्शन में इनपुट डाली 12, तो जो आउटपुट निकल के आएगी वो होगी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के करो पहले फैक्टर्स। 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है और 12 फैक्टर है। इतने सारे फैक्टर हैं 12 के। 1 हटा दो, 1 ना ही तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 12 हटा दो कंपोजिट है, 6 हटा दो कंपोजिट है, 4 हटा दो कंपोजिट है। अब फैक्टर बच गए 2 और 3। 2 और 3 दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइम है, लेकिन हमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए, तो 3। आउटपुट आ गई 3। आउटपुट ऑलरेडी 3 लिखी हुई है। फिर आउटपुट इनपुट है 13, f ऑफ 13। इस केस में इनपुट है 13, तो 13 के करो फैक्टर्स। 13 के 2 फैक्टर्स होंगे 1 और 13, तो 1 हटा दो। इसका जो आउटपुट होगी वो 13 ही होगी, क्योंकि 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही होगा, तो 13 यहां लिख दो। तो एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो डायग्राम, रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेट ऑफ आउटपुट्स। क्या क्या आउटपुट आ रही है? आउटपुट 3, आउटपुट 5, आउटपुट 11, आउटपुट 3, आउटपुट 13, यही तो रेंज है। और एरो डायग्राम बना लो। 9 की इमेज है 3, 9 की इमेज है 3। फिर 10 की इमेज है 5, 10 की इमेज है 5। फिर 11 की इमेज है 11। फिर 12 की इमेज है 3, 12 की इमेज है 3। 13 की इमेज है 13। ये एरो डायग्राम है, क्लियरली हम देख सकते हैं। रेंज निकालनी थी फंक्शन की निकालनी थी रेंज में यहां लिख दूं। तो इस फंक्शन की जो रेंज है क्या है? सेट ऑफ आउटपुट्स। क्या क्या आउटपुट्स हैं? 3, 5, 11 एंड 13। तो ये है इस फंक्शन की रेंज, 3, 5, 11, 13 का सेट। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट है। रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर कंप्लीट है। इस वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व की है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो से एक कंप्लीट न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री।
न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में करेंगे एंट्री। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।